हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाया हूं आप सबके लिए आपके सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। आप लोग के सीधे बोर्ड एग्जाम में, जी हमें दोस्तों, ये जो वो प्रश्न है जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखिए, पूरे आप लोग के मतलब मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए है, पूरे आपके जो सोशल साइंस की बुक है, मतलब पूरा बुक से छाट कर लिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो, जो पहला ही प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, ये सब्जेक्टिव वाला मैं इधर साइड में रखता हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ओके, जो ये टिहरी बांध नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, यह किस राज्य में है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य में है। पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही ऑप्शन हम लोग का है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध नदी घाटी परियोजना या टिहरी बांध परियोजना। ठीक, चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ओके, जो फ्रांस था उसमें गणतंत्र की घोषणा कब हुई। देखो, सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हो कि फ्रांस में 1789 में मतलब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आप लोग के बोर्ड में कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कब हुआ, तो 1789 में। और फ्रांस कब आज़ाद हुआ, तो ऑप्शन है कि 1830, 1815, 1848 या 1871। सही ऑप्शन ही है चौथा, 1848 में। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई तो 1848 ईस्वी, ये ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख सकते हो। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आप लोग के सामने कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। ओके, ऑप्शन आप लोग देख सकते हो कि 1919 में, 1920 में या 1942 में या 1930 में। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, ये चारों डेट जो मैंने लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 4 चीज़ें याद होंगी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। देखो, महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलन थे, आप सब लोग जानते होंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। जिसमें से जो असहयोग आंदोलन था उसे गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन ये जो 1930 है, इसका भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों मतलब आंदोलन अंग्रेजों के ही खिलाफ थे। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, और ये भी जो डेट है 1919, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना से संबंधित है। शायद आप बता सको। अगर नहीं बता पा रहे हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो 1919 संबंधित है, आप लोग जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट से संबंधित है, याद रखना। कभी कभी आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है और या फिर इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। ठीक, चलो इन चारों मैंने डेटों से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा विस्तार ही व्याख्या ही कर दिया। चलो आगे हम लोग चलते हैं तीसरे के बाद चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। ओके, तो आप लोग सीधे सीधे याद रखना कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन सब गलत हैं। तो ये चौथे का ये थर्ड ऑप्शन सही है। चलो इधर कुछ प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इधर का पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। पहला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ओके, 1992 में, 1990 में, 1980 में या 2004 में। सही ऑप्शन है फर्स्ट, 1992 में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना, सॉरी 1904 मैंने बोला क्या, 1992 में हुई थी। ठीक, तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 में हुई थी। चलो अगला हम लोग का 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ओके, रबी की फसल मीन्स क्या, जो खासकर जाड़ों के मौसम में बोई जाती है, यानी इस समय, यानी जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब फसलें। तो देखो, चावल ये तो नहीं, कपास नहीं, मोटे अनाज यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि क्या।
तो ये गलत है। चना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये थर्ड वाला। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 के बाद 7वां प्रश्न कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ओके, देखो ये भूदान आंदोलन क्या है, जैसा आपको पढ़ने से ही मालूम चला है, भू यानी भूमि, दान मीन्स दान यानी भूमि का दान। ठीक है, और ये बिल्कुल यही इसका मतलब है, भूदान यानी वही भूमि का दान। देखो बहुत समय पहले, ठीक है, महात्मा गांधी के जो शिष्य थे विनोबा भावे, उन्होंने ही भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ये भूदान आंदोलन क्या था, जैसे ना मतलब आप बहुत पीछे जाओगे ना, जैसे आज़ादी के समय या उससे पीछे, तो क्या होता था कि बहुत सारे लोगों के पास मतलब बहुत सारी ज़मीनें होती थी और कुछ लोगों के पास एक मंडा भी ज़मीन नहीं होता था। तो ये जो विनोबा भावे थे, उन्होंने ही एक मतलब ये आंदोलन प्रारंभ किया। एक तरह से आंदोलन बोलो इसको या रिक्वेस्ट बोलो, जो भी बोलो। जितने भी मतलब जो अधिक खेतिहर थे यानी अधिक खेत वाले लोग थे, उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट करते थे ये विनोबा भावे कि आप अपनी अपनी ज़मीन का कम से कम जो छठा हिस्सा है, जो ज़मीन का छठा हिस्सा है, उसको मतलब गरीब किसानों में दान कर दो। यानी अगर आपके पास 6 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 1 बीघा गरीब किसानों को दे दो। और इस यही मतलब एक तरह से भूदान आंदोलन का रूप लिया, तो इसी को भूदान आंदोलन बोला जाता है। तो ये भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा, सिंपल। 7वें के बाद हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। ओके, इनमें से किस वस्तु का भारत निर्यात नहीं करता है। देखो दो चीज़ है, निर्यात और आयात। निर्यात और आयात। देखो निर्यात मीन्स मतलब अपने देश से, निर्यात मीन्स क्या, निर्यात मीन्स जैसे अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान ले जाकर बेचना, ठीक है। और आयात मीन्स दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना, सिंपल यही है। ठीक, तो यहाँ पे किस चीज़ का निर्यात भारत मतलब नहीं है, निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, मतलब निर्यात नहीं करता है। कॉफ़ी का, उर्वरक का, तंबाकू का या चाय का। देखिए कॉफ़ी का करता है, चाय का करता है, तंबाकू का भी बहुत थोड़ी मात्रा में करता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन उर्वरक का बिल्कुल निर्यात तक नहीं है, मतलब इंडिया से बाहर उर्वरक बेचने, मतलब इंडिया जो है बाहर विदेशों को विदेशी लोगों को उर्वरक यानी खाद नहीं बेचता है, सिंपल है। ठीक, चलो अगला 8वें के बाद 9वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलो 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि बेल्जियम की राजधानी है। ओके, ये बेल्जियम मैंने आपको एक आपने बेल्जियम क्यों लिख दिया, तो आप एक अपना चैप्टर पढ़ोगे सत्ता की साझेदारी, ठीक है, सत्ता की साझेदारी पढ़ोगे तो उसमें आपको बेल्जियम की महत्वपूर्णता मालूम चलेगी। बाकी यहाँ ये केवल जानो कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये फर्स्ट ऑप्शन से, ये ब्रुसेल्स है, ये सब गलत ऑप्शन है। तो हमने ये 10 थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया। लेकिन आप याद रखना, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप लोग के एग्जाम में शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग यहाँ एक सब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 मार्क में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इसी वीडियो में आसानी से आपको याद भी हो जाएगा यह प्रश्न। प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 मिनट। ओके, देखो प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, उसका क्या परिणाम हुआ। ओके, अच्छा प्रश्न है काफ़ी, कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। मतलब ये जो प्रश्न है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो 4 मार्क में देखो ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसका आंसर देने का 2 मार्क आप लोग को, उसका विरोध कैसे हुआ इसका 1 मार्क, और उसका परिणाम क्या हो इसका 1 मार्क, यानी 4 मार्क कुछ इस तरह से बनाएगा। ठीक, तो देखो चलो हम लोग रॉलेट एक्ट क्या था इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था, ठीक है, जिसके आधार पर भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इतना सिंपल है, आप लोग याद रख सकते हो कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजी जो सरकार थी यानी अंग्रेज थे उनके द्वारा लाया गया एक कानून था। और कैसा कानून था, एक ऐसा कानून था जिसके आधार पे भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, केवल शक के आधार पे। क्लियर, उसके बाद लिखोगे और 2 सालों तक जेल में बंद किया जा सकता था। और कितने सालों तक, बिना किसी मुकदमा और बिना किसी चीज़ के, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर 2 सालों तक जेल में बंद किया जा सकता था। तो ये तो काफ़ी बुरा कानून था, ठीक है। और ये कानून जानबूझकर क्या हुआ था ना कि भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए लाया गया था। जैसे कोई क्रांति करे, कोई भी भारतीय आंदोलन करे तो जानबूझकर उसको फंसा दो
और उसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। तो यही रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो यही लिखेंगे आगे कि इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों को दबाना था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। देखो ये कितना खराब कानून था। मतलब अगर कोई मुकदमा करता है, अभी इस समय में बात करूं तो हम लोग का संपूर्ण अधिकार होता है कि हम लोग ये जान सके कि किसने हम पे मुकदमा किया है। लेकिन ये जो कानून लाए थे रॉलेट एक्ट, उसके तहत ये भी मतलब ये जो मतलब अधिकार था, मतलब जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है, उसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया था कि वो ये नहीं जान पाएगा कि किसने उस पे मुकदमा किया है। तो ये मतलब जानबूझकर आपको यहीं पे पढ़ने से ही लग जाएगा कि ये मतलब अंग्रेजी सरकार द्वारा जानबूझकर कानून लाया गया था कि किसी को मतलब झूठ-मूठ का फँसा दे कि आपको आपके ऊपर इसने केस किया है, और झूठ-मूठ का शक के आधार पे उसको उठाकर जेल में बंद कर दे, और बस सिंपल मतलब फंडा साफ यहीं से मालूम चलता है कि जानबूझकर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को फंसाने के लिए लाया गया कानून था। और कैसा था कानून, पूरा मैंने यहाँ पे व्याख्या कर दिया। तो इसका इतने का आंसर आप लिखोगे, मतलब इतना तो आपको 2 मार्क मिलेगा। उसके बाद आप इसका उसका विरोध कैसे हुआ किया गया, तो चलो इसका विरोध देख लेते हैं, उसका 1 मार्क, और उसका क्या परिणाम हुआ उसका 1 मार्क। तो चलो इसका विरोध कैसे हुआ भाई, ऑब्वियसली कि इतना बुरा कानून था तो भारतीय लोग इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो विरोध कैसे हुआ देखो, विरोध ऐसे हेडिंग डालकर आप लिखना कि भारतीय लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न तरीकों से किया। और उसमें आप लोग फर्स्ट लिख दोगे कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक है, उसके विरोध में। उसके अलावा रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, यानी जो भी रेलवे मतलब रेलवे वर्कशॉप्स में, यानी रेलवे से रिलेटेड कंपनियों में उस समय काम करते थे, वो सभी मतलब जो कामगार थे यानी मजदूर थे, हड़ताल पे चले गए। उसके अलावा कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। उसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो कि हाँ मतलब अंग्रेज लोगों के साथ काम करने वाले भारतीय भी अपना काम छोड़कर मतलब या जुलूसों, रैली जुलूसों आदि में शामिल होने लगे। या उसके अलावा और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो कि मतलब जो छात्र थे उन्होंने स्कूल बंद कर और विरोध करना प्रारंभ कर दिया इसके खिलाफ। तो ऐसे आप बना कर मतलब लिख सकते हो, एसएसटी में ये अप्लाइएबल होता है, बना कर लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद इसका एक परिणाम भी हम लोग लिख लेते हैं कि इसका मतलब रॉलेट एक्ट का क्या परिणाम हुआ। तो देखो आप इसमें लिखोगे कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। मतलब उस समय क्या हुआ कि क्रांतिकारियों का दमन तो कर ही रहे थे भाई, दमन मीन्स वही जानबूझकर उन्हें फंसा देना, जेल में बंद कर देना, तो दमन तो कर ही रहे थे, ठीक है। और साथ ही क्या किए कि मार्शल लॉ लागू कर दिए उसी समय। मार्शल लॉ मीन्स जैसे मतलब मार्शल लॉ ये होता है ना कि जैसे कहीं की कानून व्यवस्था मतलब नॉर्मल पुलिस के बस में न रह जाए तो वहाँ पे कानून व्यवस्था मतलब सैन्य बल संभालता है, ठीक है। तो वही सैन्य बल उस समय मतलब संभालने लगा, और उसी समय मतलब उसी का कारण था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इस तरह से आप इसमें लिख दोगे, ठीक। तो ये आप लोग परिणाम लिखोगे, विरोध लिखोगे, और रॉलेट एक्ट के बारे में ये चीज़ें लिखोगे, और इस प्रकार आपको इस प्रश्न का 4 मार्क मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने केवल इतना ही प्रश्न 10 हम लोगों ने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और एक यह 4 नंबर वाला प्रश्न दिया था। देखना इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, ठीक। तो सारा प्रश्न आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।